बहुत शुक्रिया कायर साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अभी हमने चंद रोज़ पहले ही देखा कि PTI के खिलाफ एक फैसला आया और उनको बल्ले के निशान से महरूम किया गया, और उसी दौरान हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी कुछ अरकान को उनके अपने इंतखाबी निशान से महरूम रखा गया, उन्हें तीर का निशान नहीं दिया गया और मुख्तलिफ निशान उनको अलॉट कर दिए गए। अब आपने एक रिएक्शन दिया और फौरी तौर पर ख़त लिखा कायर साहब इलेक्शन कमीशन को। अब अगर इलेक्शन कमीशन कोई वाज़े मौक़िफ़ नहीं इस पर अपनाता, उन आरोज़ को नहीं हटाता जिसकी आपने डिमांड की है, और जो आप कह रहे हैं कि वो नून लीग के ज़ेर असर हैं, तो फिर अगला क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लाहे अमल होगा? फिर आप क्या करने जा रहे हैं? पार्टी की पॉलिसीज के बारे में तो मैं स्टेटमेंट नहीं दे सकता, उसके लिए तो फैसल कुंडी साहब या नैयर बुखारी साहब पार्टी की स्टेटमेंट दे सकते हैं। अच्छा, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ने ऐसा किया है और हमारी इलेक्शन कमीशन बात नहीं मानता तो अगले फोरम फिर जुडिशियल फोरम है। लेकिन क्या फैसला करेगी पार्टी, ये तो पार्टी ही बता सकती है, तो मेरे पास उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं। लेकिन कायर साहब, जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गुफ्तगू करते हैं तो वो तो बड़ी स्ट्रेट बात करते हैं, वो तो सीधा ये कह रहे हैं कि ये आरओ जितने भी हैं वो नून लीग के ज़ेर असर हैं, उनके दबाव में काम कर रहे हैं, तमाम फैसले वो उनके दबाव में ले रहे हैं। तो इतनी स्ट्रेट गुफ्तगू, इतने संजीदा इल्ज़ाम फिर वो किस बुनियाद पर लगा रहे हैं? उनके पास कोई शवाहिद, कोई प्रूफ, कोई एविडेंस मौजूद है? बिलावल साहब बगैर सबूतों की बात नहीं करते, उन्होंने सबूत के साथ ही बात की है, और जब मुनासिब होगा या अप्रोप्रिएट फोरम होगा तो हम उसके सामने भी लाएंगे रिकॉर्ड। तो इसका मतलब कायर साहब आपकी गुफ्तगू से थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा है कि ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड का आप लोगों का मुतालबा था, जो रिजर्वेशन थे, वो अभी भी अपनी जगह पर कायम है। वो 2 हफ्ते पहले भी थे, वो 2 महीने पहले भी थे, और शायद वो अगले 15-20 दिन भी कायम रहेंगे। तो फिर इसी कॉम्प्रोमाइज़ सिचुएशन के साथ अब अगले इंतखाबात में जा रहे हैं, 8 फरवरी तक आप पहुँच जाएंगे और तहफ़्फ़ुज़ात भी अपनी जगह बरकरार रहेंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और हम बार बार इस बात का इजहार कर रहे हैं। लेकिन साथ ही हमने ये भी कहा था कि कम वक्त में हालात जो भी हो, हम इलेक्शन के अमल को बिल्कुल रोकने के हक में कतई नहीं है, हम इसमें हिस्सा लेंगे। तो कायर साहब, ये बड़ी अच्छी बात है कि तमाम बड़ी सियासी जमातें इस वक्त ये चाह रही हैं कि इलेक्शन हो जाएं, 8 फरवरी से वो डिले ना हो। लेकिन ये 8 फरवरी को इंतखाबात जिन हालात में होने जा रहे हैं, फिर ये क्या पिछले इलेक्शन से मुख्तलिफ होंगे? जो पिछले इलेक्शन में रिजर्वेशन रही हैं सियासी जमातों की 2013 में, 18 में, तो इस वक्त फिर क्या मुख्तलिफ होने जा रहा है? अभी भी प्री पोल रिगिंग की बात हो रही है, अभी भी आप लोग इलेक्शन डे पर कुछ शकूक व शुबात का इजहार कर रहे हैं। नहीं, आप अगर रिकॉर्ड निकाल के देखें तो वहाँ भी प्री पोल हुई थी, वहाँ पे भी हमारी जमात के बहुत सारे लोगों की वफादारियां तब्दील करा के उनके साथ शामिल किया गया था। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इलेक्शन उससे कोई बहुत मुख्तलिफ नहीं होने जा रहे। वैसी ही एक फिजा है, एक मिसट्रस्ट की कैफियत है, और ये हमारे लिए कोई आसान और बेहतर नहीं है, मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। वो इलेक्शन जिस पे अवाम का एतमाद न हो, उन इलेक्शन का रिजल्ट मुल्क को काम के हक में बेहतर नहीं निकला करता। तो कायर साहब, जिन इलेक्शंस पर आवाम का एतमाद ही आपके बकौल नहीं हो, वो इलेक्शन भी फिर बेहतर नहीं है मुल्क के लिए, तो फिर उसके नताइज के बाद मुल्क के मसाइल कैसे हल होंगे? उसके नताइज के बाद जो जमातें बरसर इख्तिदार आएंगी वो फिर पाकिस्तान के मसाइल को हल कर सकेंगी? यानी पाकिस्तान का बुनियादी मसला हल होने की तरफ जा रहा है, या ये मसाइल हम 8 फरवरी के बाद बढ़ते हुए देखेंगे पाकिस्तान में? देखिए, ये तरक्की पजीर मुल्कों का ये मसला जरूर है कि वहाँ पे हुकूमतें बनने का अमल बहुत शफाफ नहीं होता, कई सारे फैक्टर्स उसमें होते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम इज्तिमाई का जो दानिश का फैसला है वो माने और इकट्ठे होकर हुकूमत चलाने का फैसला करें, जिस तरह माजी में हमने किया है, तो फिर कोई वजह नहीं है कि हम मुल्क के मसाइल का हल ना निकाल सकें। ये जो यक जमाती हुकूमत होती है कि किसी एक जमात के पास इतनी अक्सरियत हो कि वो अपनी हुकूमत बनाए, वो एक तरह की अथॉरिटेरियन रूल चल जाता है। उससे ज्यादा मजबूत निज़ाम मशावरती होता है, मुफाहमती होता है। हमारे यहाँ तो अनफॉर्चुनेटली उसके माने गलत ले लिए गए हैं। लेकिन जरा गौर कीजिए, 2008 से 2013 हमारी एक गवर्नमेंट थी कोalition की, लेकिन हमने अपोजिशन को भी ऑन बोर्ड रखा था। तो हमने कितने बड़े बड़े काम किए थे, आइन अमेंड किया था, उसको ठीक किया था, NFC किया था, तरक्याती काम कराए थे, सूबों के नाम दिए थे, क्या क्या नहीं हुआ था। पाकिस्तान की बेहतरीन खारजा पॉलिसी, पाकिस्तान की रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स, पाकिस्तान की रिकॉर्ड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसे बड़े प्रोग्राम। तो ये इज्तिमाई जो दानिश है, अगर इसको इस्तेमाल किया जाए और कोई अकले कुल न बने, तो ये भी एक बड़ा आला फैसला है। अल्लाह करे हम कोई बेहतर फैसले करने की पोजीशन में। लेकिन कायर साहब, अभी ये इज्तिमाई दानिश वाला अमली मुशायरा, ये इसकी एक मिसाल तो हम PDM की हुकूमत में देख चुके हैं। वहाँ आप भी 16 माह हुकूमत का हिस्सा रहे, PDM की तमाम जमातें भी उसमें शामिल थी। हुकूमत ख़त्म हुई, किस तरह से एक दूसरे पर तनकीद शुरू की गई, वो आपके भी सामने। और उस दौर में क्या कोई बड़े और पॉपुलर ऐसे फैसले लिए गए कि जो कि फिर मुल्क के लिए बेहतर थे? बहुत कामयाब हुई, आलमी तावन में काम खड़े थे,
एट द वर्ज बिफोर, इस साल का बैलेंस ऑफ पेमेंट खड़ा था, ये सारी चीजें अगर आप देख के आएंगे तो बिल्कुल आपको लगेगा कि वो हुकूमत कामयाब हुई। लेकिन वो एक शॉर्ट टर्म हुकूमत थी और उनके पास थोड़ा वक्त और फैसले करने की स्पेस बड़ी थोड़ी थी, लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाने की पोजीशन में नहीं थे। इसके बावजूद बहुत अच्छे फैसले हुए, उसके नतीजे में पाकिस्तान इस्तेहकाम पजीर हुआ। हाँ, महंगाई हुई, हाँ इसमें कोई शक नहीं है, तेल गैस बिजली हर चीज महंगी हुई। आप सब दोस्तों का, आवाम का, मीडिया का ये मुतालबा दुरुस्त, हमारा भी मुतालबा था कि चीजें सस्ती की जाएं, सब्सिडियां दी जाएं। आलमी मंडी में अगर रेट बढ़े हैं तो उनका असर आम आदमी पर ना पड़े, लेकिन अगर आपकी इकोनॉमी में इतनी स्पेस ना हो तो एक मजबूरी होती है। लेकिन आप अगर गौर करेंगे तो खारजा पॉलिसी में बड़ी कामयाबियां हुई, आलमी इदारों के साथ तावन में बेहतरी आई, चीन, यूरोप, अमेरिका, सऊदी अरब, इनके साथ ताल्लुकात बेहतर हुए, एक्सपोर्ट्स बेहतर हुई, इंपोर्ट्स कम की गई। तो कई सारे ऐसे फैसले हुए जिससे पाकिस्तान में अबतरी का अमल निस्बतन कम हुआ। ठीक है, तो कायज़ साहब इसका मतलब ये मुशावरत वाली, मुफाहमत वाली हुकूमत के जितने भी ये क्रेडिट्स और बेहतर काम आप बता रहे हैं, तो नतीजा ये अखज़ किया जा सकता है कि आपको ये लग रहा है कि आने वाले इंतखाबात के बाद भी एक मखलूत हुकूमत ही क़याम में आएगी और उसमें मुख्तलिफ सियासी जमातें शामिल होंगी, चूँकि मुशावरत और मुफाहमत वाली हुकूमत को आप ज़्यादा बेहतर करार दे रहे हैं। देखिए, नंबर भी तो पूरे किसी तरीके से ही होने हैं। देखिए, उनको अपनी कोशिश करनी है, हमें अपनी कोशिश करनी है, पाकिस्तान के अवाम ने फैसले करने हैं। अर्ज यह है कि इसका रास्ता क्या बनेगा। पीएमएलएन हुकूमत बनाती है, हम हुकूमत बनाते हैं, इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी भरपूर अपनी कैंपेन कर रही है और हम हुकूमत बनाएंगे। बिलावल साहब वजीर आजम बनेंगे, कोalition गवर्नमेंट बनने का इम्कान है और कोalition गवर्नमेंटें मजबूत गवर्नमेंटों से ज्यादा काम करने की पोजीशन में होती हैं। लेकिन आपको कोalition चलाने का तजुर्बा भी हो और आप पे ये हौसला भी हो, तब कोalition गवर्नमेंटें चलती हैं, तब वो फंक्शन करती हैं। तो मेरी नजर में 2007 में भी कोalition गवर्नमेंट 8 में थी, उसमें बड़े कामयाब तरीके से हमने वो गवर्नमेंट चलाई थी। अब भी अगर ऐसी सूरत हुई और पीपल्स पार्टी लीड पोजीशन में हुई तो इंशाल्लाह हम एक भरपूर गवर्नमेंट बना के इस मुल्क के मसाइल का हल निकाल के देंगे। तो कायज़ साहब, पीपल्स पार्टी को लीड पोजीशन में आने के लिए पंजाब से एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दरकार होगी, एक बड़ी कामयाबी दरकार होगी। बिलावल भुट्टो साहब खुद लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसका कितना इम्पैक्ट क्रिएट होगा? जरदारी साहब आज भी लाहौर में थे, अब आप लोग पंजाब में गए, तो कितना गेन करने में कामयाब हो जाएंगे पंजाब से, और जबकि वहाँ पर बाकी सारी जमातें सीट एडजस्टमेंट्स के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ रही हैं? इलेक्शन तो कोई आसान नहीं होता जी, इलेक्शन तो सारे ही मुश्किल होते हैं और हम अपने तई भरपूर मेहनत के साथ मैदान में हैं। हमने मैनिफेस्टो दे दिया, हमने कैंपेन का आगाज कर दिया। बाकी जमातें तो अभी इस मखमसे से नहीं निकल रही और जो मैनिफेस्टो हमने दिया है वो भी प्रैक्टिकल है, वो भी हमने ऑलरेडी उसके ऊपर अमल किया है या सिंध में किया है। और हम जो कह रहे हैं उसको अगर अवाम ने पूरी तरह पढ़ के देखा, रिस्पॉन्ड किया तो इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी जो है तो साहब आप कह रहे हैं कि आपका मैनिफेस्टो पूरी तरह काबिल अमल है और माजी में इस पर अमल भी हुआ है। ज़रा सिर्फ दो जो आपके मैनिफेस्टो के नुकात हैं उस पर हम बात कर लेते हैं कि एक तो ये 300 यूनिट तक बिजली फ्री, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के इन माशी हालात में कैसे मुमकिन बनाएगी, और तनख्वाहें आप डबल करने की बात कर रहे हैं। फिर सवाल ये पैदा होता है कि जो पाकिस्तान के इस वक्त माशी हालात हैं उसमें क्या ख़जाने में इतनी गुंजाइश होगी कि पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आए और फौरी तौर पर ये इक़दाम उठाए? देखिए, पहली तो बात यह ज़हन में रखिए कि हमने अगर कहा है कि हम तनख्वाहें डबल करेंगे तो हमने 2008-13 में उस 5 साल में 115% तनख्वाहें बढ़ाई थी। अच्छा, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये कोई नई बात नहीं है। और दूसरे उस वक्त भी कहा जाता था पैसे नहीं है, उस वक्त भी कहा जाता था कहाँ से ये सब कुछ होगा। तो भाई अगर सरकारी मुलाजम का गुजारा नहीं हो रहा, वो नौकरी करे यकसुई से या वो अपना मुमकिन है। और फिर अगर आप सरकारी मुलाजिम को पैसा देते हैं, आप प्राइवेट सेक्टर में तनख्वाहें बढ़ाते हैं, तो तनख्वाहदार तबका जब खरीदो फरोख्त करेगा, इनके पैसे दुकानदारों के पास जाएंगे, वो होलसेलर को मिलेगा, वहां से इंडस्ट्री में जाएगा, या जमींदार को पैसा मिलेगा, वो अपनी प्रोड्यूस बढ़ाएगा, तो पाकिस्तान की इंपोर्ट्स कम होंगी, एक्सपोर्ट्स बेहतर होंगी। तो ये तो पाकिस्तान की इकोनॉमिक पहिए को चलाने का एक फार्मूला है और हम 115% तनख्वाहें पिछले 5 साल जो हमारी हुकूमत थी हम बढ़ा चुके हैं। बिजली पर आ जाए दूसरा जी 300 यूनिट बिजली बिल्कुल एक बड़ा फैसला है। इसमें बहुत सारे पैसे दरकार होंगे हर साल, कोई 40-50 अरब कहा जा रहा है कि चाहिए होगा हर साल।
तो भाई हमने जब बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया था ना पाकिस्तान के गरीब तरीन लोगों के लिए, तो उस वक्त भी यही सवाल था कि क्या होगा। तो हमने उस वक्त भी कहा था कि पैसा कहाँ से आएगा। तो हमने कहा था कि पैसा आ जाएगा, पहले इरादा तो हो। हमने 35 अरब से वो प्रोग्राम शुरू किया। आज 15 साल के बाद वो प्रोग्राम कोई 250 अरब रुपए सालाना का प्रोजेक्ट है और उसके लिए पैसे भी आ रहे हैं। दुनिया भी उसको रेप्लिकेट कर रही है, सारी दुनिया में उस प्रोग्राम को अप्रिशिएट किया जा रहा है। इंशाल्लाह ऐसे ही आप देखेंगे कि जो हमने प्लान किए हैं उन प्लान्स के लिए पैसे कहां से आएंगे, ये पैसे कहां से बचत निकलेगी, वो भी हमने उसके अंदर इनबिल्ट बाकायदा प्लान के अंदर ही दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।